नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव के लिए 7 दलों के महागठबंधन ने जारी किया 32 फेज का घोषणा पत्र। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी। 1 जनवरी से लागू हो सकता है। 25 लाख कर्मचारियों को 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। अखिलेश यादव का 3 नवंबर को बिहार दौरा। चंपारण, सिवान, कैमूर जिले में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में पुराने डीजल वाहनों के एंट्री पर रोक। 1 नवंबर 2025 से नया नियम लागू। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों को मिलेगी छूट। इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 6 नए रिफ्यूलिंग विमान। फाइटर जेट्स में हवा में ही भरा जा सकेगा फ्यूल। शाम को आंध्र तट से टकराएगा तूफान मोंथा। हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य फायदों में जरूरी बदलाव की जांच करके सिफारिशें देना है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर कर्मचारी की खुशियां बढ़ा दी हैं। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशनधारियों को फायदा होगा। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आयोग की अपनी सिफारिशें 18 महीने में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने लाडवा दौरे के दौरान आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने मौके पर ही उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से भटकना ना पड़े और उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर हो। और खबर महेंद्रगढ़ से है। छठ पूजा के अवसर पर पूजा अर्चना एवं स्नान अर्पण के लिए बिहार के निवासी बाबा जेठू मंदिर के पास स्थित पानी के टैंक पर पहुंचे हुए थे। वहां अचानक एक बिजली की तार टूटकर पानी में गिर गई। इसकी वजह से वहां 4-5 लोगों को करंट लग गया, जिसकी सूचना पाकर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची और करंट लगने वालों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया। सभी की स्थिति अभी नियंत्रण में है, वहीं इलाज करवा रहे हैं। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला है। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है। मैं इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड सिविल हॉस्पिटल नारनौल में। हमारे इलेक्ट्रिक शॉक के पेशेंट आए थे जो कि छठ पूजा के लिए जेठू बाबा जी मंदिर पे थे, स्नान के लिए गए हुए थे और कुछ कारणवश उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। अभी जो पेशेंट आए हुए हैं वो स्टेबल है। फिजिशियन एडवाइस हमने ले ली है और उनको एडमिट कर रखा है। अभी जो पेशेंट है, कहीं पानी भी गया, पानी अति करने गया, हाथ उठाने गया, कहीं फैल गया, वही में डूब हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर उठा कर लाए हमको घर वाला में से, पानी में से छान जो ऊपर लाए तहीं आए थे हॉस्पिटल। मेरा नाम उमेश कुमार पासवान हुआ। हम बिहार से समस्तीपुर जिले के हैं। यहाँ छठ पूजा के अवसर पर हम लोग गए हुए थे जोहर में। वहाँ पे करंट लगने से मेरा पत्नी को तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ा गया, हॉस्पिटल में भर्ती। कितने लोग थे? 5-6 आदमी। कितने लोगों का मतलब? और खबर दुमका से, जहां लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ का आज विधिवत समापन हो गया। व्रतियों ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव से परिवार की सुख शांति और आरोग्यता और समृद्धि की कामना की। मंगलवार की सुबह दुमका शहर के प्रमुख छठ घाट समेत ग्रामीण इलाकों के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
सुबह होते ही घाटों पर उगे सूरज देव की गीतों की गूंज के साथ पूरा माहौल आस्था और भक्ति में डूब गया। महिलाएं व्रत के चौथे दिन यानी उषा अर्घ के दौरान जल में खड़ी होकर सूर्य देव की आराधना करती नजर आई। इससे पहले सोमवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए भी श्रद्धालुओं का सैलाब घाटों पर उमड़ता नजर आया। और हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में आयोजित बहुप्रतीक्षित रत्नावली महोत्सव का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि किया। इस अवसर पर उनके साथ पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया और रत्नावली टाइम्स पुस्तिका का विमोचन भी किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रत्नावली महोत्सव ऊर्जा से भरे युवाओं से सुशोभित होता है। उन्होंने इस उत्सव को हरियाणा की गौरवशाली विरासत, माटी की महक और लोक जीवन की विराट और अद्भुत झांकी बताया। और खबर अंबाला से, जहां बलदेव नगर से नारायणगढ़ रोड पर देह व्यापार का शक होने पर गोल्डन एरा सैलून एंड थेरेपी सेंटर में दबिश दी। डीएसपी वीरेंद्र वालिया के नेतृत्व में टीम ने मौके से 3 महिलाओं से 4 युवकों को हिरासत में लिया है। किराए की बिल्डिंग में चल रहे सेंटर से कई आपत्तिजनक चीजें पुलिस ने बरामद की है। वहीं मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सेंटर में लगे सीसीटीवी डीवीआर भी कब्जे में ले लिया गया है। बलदेव नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया कि पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और खबर चंडीगढ़ से, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आज एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि कफ सिरप से संबंधित हालिया दुर्घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने दवा सुरक्षा को लेकर केंद्र के आदेशानुसार सख्त कदम उठाया है। उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई त्रासदियों को रोकने के लिए दवा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों पर विशेष जांच बैठाई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के उत्पादन प्रक्रिया की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहां से और कैसे दवाइयां बना रही है। और हमने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे हमने सैंपल्स भी लिए हैं और 10 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे हमने स्टॉप प्रोडक्शन का डायरेक्टिव भी दे रखा है। हाँ जी बिल्कुल था। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी दुर्घटनाएं हुई हैं कफ सिरप को लेकर, और ये दुर्घटना फिर से ना हो। और हर प्रदेश में हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें डायरेक्टिव दिया है कि आप आने वाले वक्त में ये देख लीजिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो कहाँ से और कैसे दवाइयाँ। और खबर जीरकपुर से, जीरकपुर चंडीगढ़ मार्ग स्थित होटल रमाडा से एक पति पत्नी को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि रमाडा होटल के कमरे में एक लड़का और एक लड़की किराए पर रुके थे, लेकिन उनकी कोई हलचल नहीं थी। इस पर जब स्थानीय पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो पति पत्नी अंदर नशे की हालत में थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार लड़के की पहचान जीरकपुर निवासी आदित्य प्रताप निवासी के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी के साथ होटल रमाडा में ठहरा हुआ था। और खबर बलरामपुर से, संयुक्त जिला कार्यालय के प्रांगण में अपर कलेक्टर आर.एस. लाल ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के विनाश के लिए सभी संबंधित पक्षों, सरकार, नागरिकों और निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की, नागरिकों को सतर्क रहने और सदैव ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के प्रति वचनबद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देने की बात कही। और अपर कलेक्टर ने जीवन में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन, रिश्वत नहीं लेने और नहीं देने, सभी कार्य ईमानदारी और पारदर्शिता से करने, जनहित में कार्य करने और अपने आचरण में ईमानदारी रखने और भ्रष्टाचार की घटना को उचित एजेंसी को देने की शपथ दिलाई।
और खबर मंडला से, जहां वन परिक्षेत्र बिछिया और कान्हा की संयुक्त टीम ने कुछ दिनों पहले बाघ की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर लगातार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज इस मामले पर वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। 6 आरोपियों को आज वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। खुलासे में 2 टाइगर के शिकार करने की बात सामने आई है। पहले टाइगर से खाल बरामद की गई है। टाइगर के दूसरे के मामले में बिजली के तार, हथियार, बाघ की हड्डियां और अन्य अंग भी बरामद किए गए हैं। की घटना है जो लगभग 8:30 बजे बिछिया डिंडोरी रोड पर ये 2 लोग 25 की घटना है जो लगभग 8:30 बजे बिछिया डिंडोरी रोड पर मिस्टर ये लोग खड़े हुए थे खाल लेकर के, तो हमारी टीम ने उनको पकड़ा। इनसे हमको खाल जब्त हुई। इसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू हुआ एक आगे जांच करने का। उससे ये पता चला कि खाल तो हमारी जब्त हो गई। उससे ये पता चला कि ये टाइगर कहाँ का है। तो ग्राम अतरिया में प्रेम सिंह मरावी का एक खेत है, जिसमें इन लोगों ने अपने बटरे को बचाने की वजह से 1-1.5 साल पहले तार लगा करके बिजली का करंट दौड़ाया था। उसकी वजह से वो टाइगर फंस करके वहाँ मर गया था। और डिंडोरी जिले के बजाग क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब के कारोबार को रोकने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। ये सफलता पुलिस को नहीं बल्कि क्षेत्र के जागरूक युवा संगठन को मिली है, जिन्होंने साहस दिखाते हुए अवैध रूप से परिवहन की जा रही अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा। मुखबिर से सूचना मिली। पुख्ता सूचना के आधार पर युवाओं के संगठन ने सक्रियता दिखाई और अवैध रूप से शराब ले जा रहे एक बुलेरो वाहन को रोका। तलाशी लेने पर वाहन के अंदर से अंग्रेजी शराब की 15 पेटियां बरामद की गई हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। और मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल की एक महिला सुरक्षा गार्ड और उसके परिजनों ने हंगामा किया। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा को उनके कार्यालय में लगभग आधे घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बताया जा रहा है कि महिला गार्ड और उसके परिजनों ने सिविल सर्जन के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि जमकर गाली गलौज की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल प्रशासन ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और अतिरिक्त जांच के आदेश दिए। इस मामले में पुलिस की जांच के बाद स्थिति पूरी स्पष्ट होगी। और हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 कुसुमदेव नगर सिरसी में सोमवार को एक बड़ी घर में चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरी की इस घटना से इलाके में दहशत है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अंजू देवी पत्नी मणिशंकर प्रजापति रविवार को पर्व त्यौहार के कारण अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, जिस दौरान चोर ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। और आगे बढ़ते हैं और खबर हजारीबाग से। छठ महापर्व की आस्था के बीच कटक मसांडी प्रखंड के खुटरा पंचायत स्थित सुलमी गांव में सोमवार को उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब अर्घ्य के दौरान पूजा के दौरा लेकर जा रहे श्रद्धालुओं को दूसरे समुदाय के लोगों ने रोक दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जब हिंदू समाज के श्रद्धालु घाट की ओर जा रहे थे, तभी एक विशेष समुदाय के कुछ महिला पुरुषों ने रास्ता रोका, आपत्ति जताई। सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बातचीत के बाद स्थिति को शांत कराया गया। और पीलीभीत से खबर है। गजरौला असम हाईवे के पास सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना गजरौला क्षेत्र का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीलीभीत से खबर है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ।
हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और बांदा से खबर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ बुंदेलखंड के चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद पर अनवर रजा रानू विजय घोषित। उपाध्यक्ष पद पर आपको बता दें त्रियोगी नारायण पांडे विजयी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अरबाज खान विजयी। पत्रकारों ने मतदान पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रशासन सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने बधाई दी है। विजयी प्रत्याशियों ने मंदिर में माथा टेका। पत्रकारों ने मतदान पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी संगठन के सभी पत्रकार साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं चुनाव में अध्यक्ष पद के रूप में जीत कर आया हूं। ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। और हमारे साथ में हमारे भाई दीपक भाई ने भी चुनाव लड़ा, संघर्ष किया, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो हमसे अलग नहीं है। वो कमेटी में पहुंच गए और हमसे सीनियर पद पाए हुए। चुनाव जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भैया खुशी है, मुझे तो आंसू आ रहे थे हल्के हल्के, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन ये खुशी का है और मैं बहुत खुश हूँ। लखनऊ से खबर है, मरीज को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाए जाने का मामला। जांच और कार्रवाई के नाम पर हुई खानापूर्ति। सीएमओ लखनऊ ने बनाई थी 3 सदस्यीय जांच समिति। जांच में स्टाफ नर्स शांति को पाया गया जिम्मेदार। प्रशासनिक आधार पर शांति का तबादला हुआ है। चीफ फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स को भी चेतावनी दी गई है। एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाया गया। स्टाफ नर्स को जिम्मेदार ठहराया गया है और तबादला किया गया। स्टाफ नर्स को चेतावनी दी गई। लखनऊ में एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाने से प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जांच और कार्रवाई के नाम पर हुई खानापूर्ति। और अमेठी से खबर है, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने एक को मृत घोषित किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई। जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित किया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मंगलवार को मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के विवादित बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए पार्टी को महिला विरोधी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में होने वाले आगामी चुनाव में बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की बात कही। भाजपा नेता के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिंपल यादव ने कहा कि मैं समझती हूं कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बेटियां हो को लेकर हो या जिस तरह से महिलाओं को लेकर बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। मैं समझती हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हों, और जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको?
सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, और राजस्थान के जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मनोरथपुर इलाके में दर्दनाक बस हादसे में पीलीभीत जिले के 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेरपुर के मोहल्ला नौगवा निवासी नसीम और सहीनम के रूप में हुई है। तीसरे मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। हादसे की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। मृतकों के घरों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम पूरनपुर क्षेत्र के मजदूरों का एक दल ईंट भट्टे पर काम करने के लिए राजस्थान रवाना हुआ था। बताया जाता है कि बरेली के बहेड़ी क्षेत्र की एक बस को ठेकेदार ने मजदूरों को ले जाने के लिए बुक करा था और मंगलवार सुबह बस जयपुर के पास मनोरथपुर इलाके में पहुंची तो ईंट भट्टे से करीब आधा किलोमीटर पहले अचानक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई और उसमें आग लग गई। और सीतापुर में संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सांसद राकेश राठौर द्वारा लालबाग के इलाहाबाद फील्ड में आयोजित किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अविनाश पांडे और अन्य कई नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने संविधान बचाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में सांसद इमरान भी उपस्थित थे। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कि बना आप बताओ, गुजरात के लोग सारा काम, सारी फैक्ट्रियां कहां जा रही हैं? सब गुजरात, बिहार नहीं जा रही। गुजरात, महाराष्ट्र से बड़े बड़े कारखाने निकले, एयरबस जहाज बनाने के कारखाने, सबमरीन बनाने के कारखाने, और जो सेमी कंडक्टर चिप होता है जो गाड़ियों में लगता है वो महाराष्ट्र से वेदांता का वो गुजरात चला गया। उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। बनारस जहां से मोदी जी सांसद 3 बार चुन कर गए, इस बार तो बेईमानी चोरी करके चुनाव जीत कर गए। इस बार जीत के नहीं गए हैं, चोरी करके जीत के गए। 1 बजे तक हार रहे थे, 1 बजे के बाद काउंटिंग सब रोकी गई, सारी मीडिया में अपडेट बंद कर दिया गया। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जब कोई उपलब्धि बताने की ही नहीं है तो मंदिर, मस्जिद, बुर्खा, लुंगी, इसी प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी समय समय पर देखकर लोगों का ध्यान भटकाती आई। बुर्खे का उल्लेख आप भी जानते हैं कि किस उद्देश्य से किया गया है। चाहे बुर्खे का उल्लेख करें या वहां पर मंदिर मस्जिद का उल्लेख करें। बिहार की जनता बहुत समझदार है और मुझे विश्वास है कि वो बहुत ही सोच समझ कर उचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या महायोजना 2031 से संबंधित प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए कहा कि अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता तीनों का समन्वय रूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महायोजना का लक्ष्य अयोध्या को सुनियोजित, सुव्यवस्थित और सतत विकास के साथ विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों में अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक गरिमा और पर्यावरणीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और महायोजना के बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या विजन 2047 के अंतर्गत अयोध्या को ग्लोबल आध्यात्मिक नगरी, ज्ञान नगरी, उत्सव नगरी, तीर्थ अनुकूल अवसंरचना, विविधीकृत पर्यटन और ऐतिहासिक सर्किट और हेरिटेज वॉक, हरित एवं ऊर्जा आधारित नगरी के रूप में आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। और एटा जनपद के अलीगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और हृदय विदारक खबर आई। यहां मैनपुरी रोड स्थित मोहल्ला निवासी विकास नगर में एक बीएससी की छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। मृतक छात्र की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है, जो बीएससी का छात्र था। जानकारी के अनुसार दीपक कुमार ने आज अपने घर में पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि मृतक दीपक के माता पिता का
पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद वह स्वयं कपड़ों की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। और इटावा बकेवर थाना पुलिस ने यातायात विभाग के अधिकारी को टक्कर मारने की कोशिश करने वाला को गिरफ्तार किया। पुलिस से उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की कार भी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार घटना 27 अक्टूबर की सुबह करीब 5 बजे की है। यातायात और मालकर अधिकारी विवेक सिंह अपने आवास से परिवर्तन कार्य यानी चेकिंग के लिए निकले थे, तभी 2 कारें पीछे से आती दिखाई दी। बताया गया कि इन वाहनों में सवार लोगों ने अधिकारी की गाड़ी पर नजर रखते हुए इटावा कानपुर मार्ग पर रॉन्ग साइड से टक्कर मारने की कोशिश की। इसके बाद जब अधिकारी महेवा से बकेवर के बीच सड़क पर चेकिंग कर रहे थे, तब एक कार ने सामने से तेज रफ्तार में टक्कर मारने का प्रयास किया। गनीमत रही कि अधिकारी की सूझबूझ दिखाते हुए बच गए। खबर ललितपुर से। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत एक भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन वानी कल्याण सिंह सभागार में किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वानी राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के प्रतिभा शुक्ला मौजूद रहीं, जिन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन में महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। देखिए, आज हम लोग इसमें महिला सम्मेलन में आए थे। मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है और साथ ही साथ स्वदेशी अपनाओ का विजन जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का है, इसके टारगेट महिला सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो नारी सशक्तिकरण हो, नारी स्वस्थ रहे, साक्षरता से जुड़े, स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़े। इसके लिए जो हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है उसको उसी के तरह एक जागरण था और ये बताना था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कराया। चंदौसी एसडीएम आशुतोष तिवारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि पुरानी मस्जिद के पास नई मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि पुरानी मस्जिद के पास बाग की बाउंड्री बनाई जा रही थी। इसे तुरंत जेसीबी के माध्यम से हटवा दिया गया। फिलहाल इस निर्माण का मालिक सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने आयोग पर नियमों में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के फैसले लगातार सवालों के घेरे में हैं। क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। शामिल करने का काम किया था, लेकिन कल जब चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की गई, तब उसमें आधार को मान्यता नहीं दी गई। तो सवाल इस बात का है कि क्या चुनाव आयोग के मापदंड जो नियम है। खबर देहरादून से। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड आगामी 9 नवंबर को धूमधाम से मनाएगा अपना वार्षिक मिलन समारोह और 10वां स्थापना दिवस। ये कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में बडोवाला स्थित भंडारी फॉर्म शिमला बाईपास रोड देहरादून में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड आंदोलन के वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और वीर नारियों और अवार्ड विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। और खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि खेल मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है और उनके माध्यम से युवा और केवल स्वास्थ्य जीवन जी सकते हैं, बल्कि करियर और देश राज्य के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। वे 49वें सिद्धिपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। मंत्री जोशी ने आकर्षक
मार्च पास्ट की सलामी ली और कहा कि ऐसे मेले हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हमारे तीज त्योहार हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं। ये 49वां मेला यहाँ पर चल रहा है और उसके तहत आज खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का मौका मुझे मिला, क्योंकि खेल से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है, व्यक्ति को कोई ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। और दूसरा जो मैंने कहा कि हमारे मेले संस्कृति के वाहक होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ स्कूल के बच्चों ने कार अपनी संस्कृति का प्रदर्शन यहाँ पर किया। और खबर नैनीताल से, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमायूं विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त 31 से अधिक कॉलेजों से प्रत्येक प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए 35 लाख की और BA MA कराने के लिए 15 लाख की धरोहर राशि लिए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार, कुमायूं विश्वविद्यालय और UGC से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की तिथि तय की गई है। बहुत राशि जो प्राइवेट कोर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं हमारे प्रदेश के, उत्तराखंड के, ये यूनिवर्सिटी से प्राप्त करने के लिए एक प्राभूत राशि जमा करते हैं। एक उसमें प्राभूत राशि का एक प्रयोजन है जो, तो ये प्राभूत राशि का प्रयोजन 2016 का एक अम्ब्रेला एक्ट है उत्तराखंड शासन का। उसके मुताबिक प्राभूत राशि जो है वो है जो नॉन प्रोफेशनल कोर्स हैं, जैसे BA, BSc, BCom, उसमें 15 लाख रुपए पर कोर्स हैं। और जो प्रोफेशनल कोर्स है जैसे MBA, LLB, BBA, इनके लिए 35 लाख प्रति कोर्स है। अब 2016 का जो हमारा अम्ब्रेला एक्ट है उत्तराखंड शासन का, वो पावर डिराइव करता है UGC के एक्ट से, जो 2009 का UGC का एक्ट है, जिसका सेक्शन 3.2.2 कहता है कि अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किसी भी रेगुलेटरी या विनियामक संस्था से चलित है या रेगुलेट होता है, तो अगर उस संस्था रेगुलेटरी बॉडी ने कोई भी प्राभूत राशि फिक्स करी गई है तो या तो वो चार्ज करेगी यूनिवर्सिटी, या क्योंकि कोई भी प्राइवेट कॉलेज है वो रेगुलेटरी बॉडी को भी एक प्राभूत राशि पे कर रहा है, या वो अगर वहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो यूनिवर्सिटी अपनी फीस अपनी कोई भी प्राभूत राशि को दे सकती है, जो कि 2016 के हिसाब से 15 लाख और 35 लाख रुपए है। और उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी देहरादून में आयोजित रजत जयंती समारोह में माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। आगामी समारोह की तैयारियों को लेकर DM सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। DM ने कहा कि कार्यक्रम में राज्य के स्थापना संग्राम की झलक, लोक संस्कृति की झनकार और आधुनिक विकास की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएंगी। खबर लक्सर से, लक्सर चीनी मिल प्रबंधक की तरफ से कराई जा रही अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता मंगलवार को समाप्त हो गई। प्रतियोगिता के अंतिम दिन इंडियन रेलवे और भारतीय कस्टम विभाग की टीम के बीच बेस्ट ऑफ 5 का फाइनल मुकाबला कराया गया। शुगर मिल के GM SP सिंह ने दोनों टीमों का परिचय लेते हुए प्रतियोगिता शुरू कराई। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी की रुचि खेलों की तरफ बढ़ाई जानी चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा, खिलाड़ी कभी नशे की लत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल फाइनल मुकाबले में बेस्ट ऑफ 5 मैच होने थे, लेकिन कस्टम विभाग की टीम पहले 3 मैचों में जीतकर विजेता बनी। 3 दिवसीय जो है ना इंटरनेशनल वॉली टूर्नामेंट है, और इसमें बहुत अच्छी टीमें आई हुई है जो इंटरनेशनल लेवल की है, और बस आप लोगों की सेवा के लिए जो है ना ये, और जो विजेता टीम है, हाँ, इसका हमने जो वो रखा है ये इनाम, फर्स्ट जो आएगी वो 51,000 का है। पिछले 4-5 सालों से ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट करते जा रहे हैं वॉलीबॉल का। यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आजमगढ़, रेलवे और कस्टम और बहुत काफ़ी टीमें जो नेशनल और इंटरनेशनल जो खेले हुए लड़के हैं वो सब इंडिया रिप्रेजेंट करे सब लड़के हैं यहाँ।
और यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। आज तीसरा दिन है इस टूर्नामेंट का। हमारा टूर्नामेंट RBNS की तरफ से शुगर मिल की काफ़ी पुराना है, 35-40 साल तक हमें देखते हुए हो गए। अब GM साहब आ गए, इन्होंने इनके चरकमनों से काफ़ी इनके सहयोग से ये स्टेडियम बन गया है यहाँ। और हमारा मोटिव यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ना जा करके वो खेल की तरफ अग्रसर रहे। खबर कालाडूंगी से। कोटाबाग ब्लॉक में युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ब्लॉक प्रमुख मनीषा जंतवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और छात्र छात्राओं ने लोकगीत और लोक नृत्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने। प्रांतीय रक्षक दल के नेतृत्व में युवा महोत्सव का सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए समस्त विभिन्न प्रकार के स्कूलों से आए हुए छात्र छात्राओं ने अपना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ दिखाया गया, जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनी रहती है। मैं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कोटाबाग, और हम युवा महोत्सव का आयोजन करते हैं। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है। उससे पहले इस तरह से क्षेत्रीय लेवल से, मतलब ग्राउंड लेवल से जो प्रतिभाएं हैं उनको नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए इस तरह से आयोजन किए जाते हैं। तो आज हमने ब्लॉक लेवल पे किया है। हर ब्लॉक में होते हैं युवा महोत्सव के आयोजन, और ब्लॉक लेवल के बाद फिर जिले स्तरीय होती है ये प्रतियोगिता। और नैनीताल में इन दिनों मौसम का मिजाज बदलने लगा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही ठंड पड़ने लगी। इसको देखते हुए वैज्ञानिक इस बार कड़ाके की ठंड और अधिक बर्फबारी की उम्मीद जता रहे हैं। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को भी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वैज्ञानिक भी ला नीना के प्रभाव के चलते कड़ाके की ठंड के साथ बर्फबारी होने की संभावना जता रहे हैं। आपको बता दें कि बीते वर्ष ठंड देर से शुरू होने के चलते 9 दिसंबर 2024 को नैनीताल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहली बर्फबारी हुई थी। मैं इसमें जैसे आप सब लोग फील भी कर रहे हैं, ठंड थोड़ी सी जल्दी आ गई है और इस बार संभावना है कि ठंड शायद ज़्यादा पड़े, ये हमारा सोचना है। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कब से एकदम ठंड बढ़ेगी, क्या होगा, लेकिन हाँ एक ओवरऑल जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के हिसाब से ठंड इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ऐसा मेरा सोचना है कि उसका असर बर्फबारी पे भी दिखाई देगा। ठंड है पर सहने लायक, बहुत ही अच्छा वेदर है। यात्री लोग को मैं निवेदन करूंगा कि आए नैनीताल में घूमें। जो ठंड है वो सहने लायक है, बहुत ही अच्छा मौसम है। कल धूप निकलता है, धूप थोड़ा कम है, फिर भी अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी तुरंत लेक में वो करके आए, नाव चला के आए, तो ठीक है। पानी में भी हाथ डाला, पानी भी सहने लायक। कल के अपेक्षा आज ज़्यादा ठंड है। और खबर उत्तरकाशी जिले के विकासखंड नौगांव के तोनालका गांव की बेटी किरण रौतेला उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव चुने जाने के बाद पहली बार अपने मूल गांव तोनालका पहुंचने पर गांव के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। ये पल उत्तरकाशी जिले के लिए गौरव का पल है। यमुनोत्री राजमार्ग पर नौगांव से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक खूबसूरत गाँव तोनालका। किरण रौतेला के पिता केदार सिंह रौतेला एक निजी कंपनी हाईवे पर पहले बस कंडक्टर और फिर मैनेजर के रूप में कंपनी का काम संभाला। अब उनकी बेटी ने देश में नाम रोशन किया है। और पूरे भारत में जहां पूर्वांचल के लोक आस्था के छठ महापर्व की बड़ी धूम और हर्षोल्लास के साथ मनाए गए, वहीं उत्तराखंड के खटीमा, मेला घाट, खिरड़िया, बग्गा, बदिया और विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। जहां छठ घाट पूरी तरह से प्रकाशमान और सुघोषित नजर आया। इस अवसर पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। आज छठ महापर्व है, पूरे हिंदुस्तान में छठ को बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है और हमारे खटीमा में भी चारों ओर छठ माई की कृपा है और चारों ओर छठ का पर्व मनाया जा रहा है।
पूजा हमारे पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्यौहार है। सबसे बड़ा त्यौहार यही है हम पूर्वांचल वालों के लिए। ये छठ पूजा का जो व्रत होता है ये हमारा 36 घंटे का होता है। ये व्रत हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, अपने पति और बच्चों की दीर्घ आयु के लिए हम ये व्रत रखते हैं। और कालाडूंगी नगर पंचायत से नगर पालिका बन गई, मगर बीते 40 सालों से 125 से अधिक परिवार बिना सड़क के परेशानी का सामना कर रहे हैं। नगर पालिका का उस सड़क के लिए टेंडर भी हो चुका है। क्षेत्र के व्यक्ति के रास्ते की कुछ जमीन आने से रास्ता नहीं बन पा रहा है। नगर वासियों की शिकायत पर मंगलवार को विधायक बंशीधर भगत ने वार्ड नंबर 6 में स्थित रास्ते का एसडीएम पुलिस प्रशासन के साथ निरीक्षण कर समाधान कर आज से ही मार्ग निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कालाडूंगी में वार्ड नंबर 6 में यहाँ पर एक ऐसी सड़क है जिसमें 150 परिवार नाले पे चलने पे मजबूर हैं। तो हमने विधायक जी से निवेदन किया। आज विधायक जी आए और एसडीएम साहब और सभी कर्मचारी अधिकारी लोग। कालाडूंगी में वार्ड नंबर 6 में यहाँ पर एक ऐसी सड़क है जिसमें 150 परिवार नाले पे चलने पे मजबूर हैं। तो हमने विधायक जी से निवेदन किया। आज विधायक जी आए और एसडीएम साहब और सभी कर्मचारी अधिकारी लोग आए और जिन्होंने ये रास्ता मुआयने पे मौखिक और लिखित रूप में देखा उसे और लोगों की जन समस्या को देखा और चारों तरफ देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस नाले में चलने के लिए मजबूर हैं। निश्चित रूप से कई वर्षों से विवाद है ना, और अभी हमने पिछले टर्म में इसमें पैसा भी दिया है और यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के पार्षद ये लगातार हरीश जी ये लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के कारण 200-250 लोगों का अहित हो रहा। तो आज हमने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ईओ साहब, कानूनगो साहब, पटवारी साहब सबको बुलाया है